गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से कल हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बातचीत किया था, जिसमें हम लोगों ने तमाम जो अर्ली रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के अंतर्गत, उन सबको हम लोगों ने देखा था कल कि किस प्रकार से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, किस प्रकार से महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ और इन क्रांतिकारी आंदोलनों का अंग्रेजी सत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोगों ने देखा था। और जैसा कि हमने आपसे बातचीत किया था कि ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा विषय है, ये विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्जामिनेशन के एंगल से आपको इसको देखना है और इसको लेकर के चलना है। इसलिए हम लोग उन्हीं टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड है ना, जो एग्जाम में जहां से सवाल पूछा जाता है वो टॉपिक्स को हम लोग वहां से उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने जो बातचीत किया था मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, कल जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था वो था क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। ठीक है, क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन का तो क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोगों ने देख लिया था फर्स्ट फेज में कि बंगाल में किस प्रकार से चीजें हुई थी और महाराष्ट्र में किस प्रकार से चीजें हुई थी, क्योंकि ये दो स्टेट्स जो थे यहां पर सर्वाधिक इस तरह के घटनाक्रम हुए, इस तरह की चीजें हुई है ना, महाराष्ट्र में और कहां, तो बंगाल में। तो इसके साथ ही कुछ और जगह पे जैसे कि पंजाब में भी एक संस्था स्थापित हुई थी और मद्रास में भी एक संस्था स्थापित हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे कि जो पंजाब की क्रांतिकारी संस्था थी वो किस प्रकार से थी। क्रांतिकारी संस्था, ठीक है। तो भारत माता सोसाइटी, ठीक है, भारत माता सोसाइटी जो है ये आपको पंजाब में स्थापित हुई थी, ध्यान रखेंगे। पंजाब में जो स्थापित होने वाली संस्था थी उस समय वो थी भारत माता सोसाइटी। ठीक है, भारत माता सोसाइटी ये संस्था पंजाब में 1907 में स्थापित हुई थी। भारत माता सोसाइटी 1907 में पंजाब में स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1907 में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक का नाम लिख लेंगे, इसके संस्थापक थे अजीत सिंह, है ना। अजीत सिंह जो थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। पंजाब में तो और भी संस्थाएं थी, लेकिन अभी हम लोग प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। कल से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। तो पंजाब में उसी फेज में 1907 में भारत माता सोसाइटी नाम की क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई थी, जिसके संस्थापक थे अजीत सिंह। इस संस्था के माध्यम से पंजाब में जो युवा थे उनको अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो जगाया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है वो हमारा शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से वो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को किस प्रकार से हम हटा सकते हैं, किस प्रकार से उसे अपने अंदर से भगा सकते हैं, इस संदर्भ में जो है ये यहां पर हमारी चीजें चल रही थी। ठीक है, तो ये इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है।
पंजाब में भारत माता सोसाइटी, ठीक है, संस्थापक अजीत सिंह। ओके, इसके अलावे मद्रास के बारे में, तो मद्रास में जो संस्था थी इस टाइम पर, मद्रास में संस्था थी, इसका नाम था भारत माता समिति। ध्यान रखिएगा, भारत माता समिति। पंजाब में जो संस्था थी वो भारत माता सोसाइटी थी, और यहां जो संस्था थी यानी कि मद्रास में ये थी भारत माता समिति, ठीक है। तो मद्रास में जो संस्था थी इसका नाम था भारत माता समिति, ठीक है। ये थी पंजाब में भारत माता सोसाइटी और मद्रास में भारत माता समिति, ठीक है। तो भारत माता समिति की स्थापना कब हुई थी, लिख लेंगे। तो इसकी स्थापना 1906 में लाला लाजपत राय सूफी अंबा प्रसाद के द्वारा इसको चलिए, तो ये भी जो संस्थाएं थी, ये संस्था क्या कर रही थी, तो ये सभी संस्थाएं भारत में क्रांतिकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थी, और इनके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। और इनके माध्यम से पूरी तरह से जो है वो भारत में जो युवा थे, इन युवाओं को जगाया जा रहा था कि आप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाए, और इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा करके आप यहां पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इस संदर्भ में इसको यहां पे स्थापित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो भारत माता समिति जो है ये आपको मद्रास से संबंधित है, और भारत माता सोसाइटी जो है ये आपको पंजाब से संबंधित है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट फेज का भारत के अंदर में जो घटनाक्रम चल रहा था, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने बंगाल के बारे में बात किया था, और फिर हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में बातचीत किया था, ठीक है। तो बंगाल के बारे में अनुशीलन समिति नामक संस्था की बात किए थे, भद्रलोक समाज के बारे में बात किए थे, बारिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना, ये आपको अरविंद घोष, इन सभी लोगों के बारे में बातचीत हम लोगों ने किया था। साथ ही हमने बात किया था अलीपुर षड्यंत्र कांड का, कि अलीपुर कंस्पिरेसी कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुआ था, और किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। हालांकि उसकी पत्नी और बेटी उस बम विस्फोट में मारी गई थी। उसके बाद उसमें शामिल लोग, उन पर क्या अभियोजन चलाया गया, उन्हें क्या सजा मिली थी, इन सभी संदर्भों में कल हम लोगों ने बातचीत किया था। फिर हम लोगों ने आगे बातचीत किया था, जो वो हमारा बातचीत था महाराष्ट्र से संबंधित, कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से बलवंत फड़के जो है, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की गई महाराष्ट्र में, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, जो शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से जो है लोगों को एकत्रित करने का काम किया, जिसका नाम सुनने से लगता है कि यह धार्मिक होगा, लेकिन धार्मिक नहीं, यह पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों के द्वारा गठित था, कि पॉलिटिकल जो हमारे इंटरेस्ट थे उसका फुलफिलमेंट कैसे हो, इस उद्देश्य के लिए इसको पूरी तरीके से लाया गया था, पूरी तरह से इसको किया गया था। तो यहां तक हम लोगों ने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि किस प्रकार से पूना में प्लेग फैला हुआ था, और वहीं पर प्लेग फैलने के कारण जो है वो ऑलरेडी वहां की स्थिति बहुत खराब थी, और फिर भी वहां पे जबरदस्ती कर उगाही की जा रही थी, जबरदस्ती राजस्व की उगाही की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में चापेकर बंधुओं ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर बंधुओं ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो प्लेग कमिश्नर था आर्मिस्ट और रैंड, इनको गोली मार दी गई, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें जो है रैंड की हत्या हो गई थी, और आयरेस्ट जो था वो घायल हो गया था। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फिर हमने वीडी सावरकर के बारे में बात किया था, कि विनायक दामोदर
सावरकर ने किस प्रकार से यहां पर चीजों को किया था, और विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला नामक एक संस्था को स्थापित किया गया था। और ये जो मित्र मेला नामक संस्था थी, इस मित्र मेला नामक संस्था को जो स्थापित किया गया था, तो आपको पता है इसको किसने स्थापित किया था? तो इस संस्था को विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1899 में। और आगे चल के इसी संस्था का नाम, आगे चल करके इसी संस्था का नाम बदल गया, और बदल करके इस संस्था का नाम आगे चल के क्या रखा गया? तो इस संस्था का नाम बदल करके आगे चला रखा गया अभिनव भारत। तो अभिनव भारत इसका नाम क्यों रखा गया था? अभिनव भारत इस संस्था का नाम क्यों रखा गया था? तो अभिनव भारत इसलिए रखा गया था इस संस्था का नाम, क्योंकि ये संस्था प्रभावित थी किससे? तो ये संस्था प्रभावित थी किससे? तो ये संस्था पूरी तरह से प्रभावित थी इटली के यंग इटली आंदोलन से। जो मेजनी ने यंग इटली आंदोलन चलाया था, उससे यह संस्था पूरी तरह से प्रभावित थी। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने वहां पे बातचीत करा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक की चीजें को आपको क्लियर होंगी कि क्या है और किस तरीके से है। तो अब इसके आगे अब आप एक हेडिंग बनाएंगे, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, है ना? विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुए थे, किस प्रकार से हुए थे? देश में तो हो ही रहा था इस फर्स्ट फेज में, विदेश में भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। तो विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हो रहे थे, किस प्रकार से हो रहे थे? तो हेडिंग बनाइए, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, चलिए। तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से हुआ था? इसमें सबसे पहले जो नाम आता है ना, और इसमें हम लोग जो देखेंगे कुछ देश जहां पे ये आंदोलन हुए थे, वो कौन कौन से देश थे जहां पर मुख्य तौर पे क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था? तो सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। और आप देखेंगे कि यहां से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सवाल बनता है। ठीक है, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन जो थे वो मुख्यतः किन किन देशों में हुए? तो सबसे पहले तो लंदन में ही, लंदन, है ना, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, जापान, सिंगापुर। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ये कुछ ऐसे नेशंस हैं जहां पर फॉरेन में भी क्या हुआ? तो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। ओके, क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। ठीक है, लंदन में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, सिंगापुर में हुआ। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट्स में यहां पर आंदोलन भी हुए। ओके, तो चलिए सबसे पहले लंदन में आते हैं, देखते हैं लंदन में क्या हुआ था।
इंग्लैंड। तो आपको पता है इंग्लैंड का जो कैपिटल है वो कहां है? लंदन में। तो लंदन का हम लोग यहां पे देखेंगे कि लंदन में कौन सी क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई थी। तो लिखेंगे इंडिया हाउस। इंडिया हाउस, चलो नोट कर लो, इंडिया हाउस। लंदन में कौन सी क्रांतिकारी संस्था स्थापित हुई थी? इंडिया हाउस स्थापित हुई थी। कौन सी? इंडिया हाउस। लंदन में स्थापित होने वाली जो संस्था थी वो कौन थी? इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस का एक और नाम क्या था? तो एक और नाम इंडिया हाउस का एक और नाम लिखिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया इंडिया होम रूल सोसाइटी, नोट कर लेना, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ओके, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, तो इसी को इंडिया हाउस या इंडिया होम रूल सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? नोट कर लो, 1905 में। स्थापना 1905 में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में। और संस्थापक लिख लो। ये बीपीएससी अपने पीटी में कितने बार पूछ चुकी है? बहुत बार पूछ चुकी है, लेकिन गहराई में लेकर के चलेंगे कि इससे गहराई में भी जाके पूछे तो आप लोग आंसर दे पाए। संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। नोट कर लो, संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ओके, संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये क्या करता था इंडिया हाउस? तो भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास। उद्देश्य लिखेंगे, क्योंकि उस समय भी आपको पता है कि लोग पढ़ने के लिए जाते थे लंदन, है ना। तो इसका उद्देश्य था कि जो छात्र आ रहे हैं इनको क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा जाए, है ना। भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास, है ना। भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास। ठीक है, कि भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा जाए। ध्यान रखेंगे कि इस संस्था के माध्यम से एक पत्रिका संचालित होती थी। इस संस्था के माध्यम से एक पत्रिका संचालित होती थी। उस पत्रिका का नाम था इंडिया सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया सोशियोलॉजिस्ट, नोट कर लेना, ये भी पूछा हुआ है कि इंडिया सोशलिस्ट किसने निकाला था। तो इंडिया हाउस जो संस्था थी इसके द्वारा इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाला गया था। नोट कर लेना, इंडिया सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका इसके द्वारा निकाला गया था। ओके, आगे लिखेंगे, इंडिया हाउस के सदस्य
इंडिया हाउस के सदस्य, मेंबर लिखना इंडिया हाउस के सदस्य। तो इंडिया हाउस के सदस्य कौन थे भाई, नोट करो, लिख लो। इंडिया हाउस के सदस्य विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल। सदस्य लिखेंगे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और हरदयाल, लाला हरदयाल, फेमस नाम है ना। तो विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल इत्यादि। ओके, तो विनायक दामोदर सावरकर और लाला हरदयाल, ये सभी क्रांतिकारी क्या थे, इंडिया हाउस के सदस्य थे। ओके, इस संस्था ने एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया था। नोट कर लेना, इस संस्था ने एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया था। क्या, तो लिख लेना करजन वाइली की हत्या, करजन वाइली की हत्या, नोट कर लो, करजन वाइली की हत्या, नोट कर लो लाडलो, नोट कर लो, करजन वाइली की हत्या। ठीक है, करजन वाइली की हत्या 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस में कार्यरत, इंडिया ऑफिस में कार्यरत ब्रिटिश नौकरशाह, इंडिया ऑफिस में कार्यरत ब्रिटिश नौकरशाह सर विलियम हट करजन वाइली, पूरा नाम लिख लेंगे सर विलियम हट, सर विलियम हट करजन वाइली, करजन वाइली। ठीक है, सर विलियम हट करजन वाइली, है ना, पूरा नाम लिख लो। ठीक है, वाइली की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी, मदन लाल ढींगरा। ध्यान रखना, ये भी इसके सदस्य थे, इस संस्था के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। ठीक है, नोट कर लो, मदन लाल ढींगरा। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से छपेगा, क्वेश्चन यहीं से छपेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसलिए क्लास को छोड़ना नहीं, नोट कर लेना, याद कर लेना, अन्यथा एग्जाम के बाद बड़ा पछताओगे, क्योंकि आपको वही टॉपिक कराया जा रहा है, आपको वही टॉपिक बताया जा रहा है जो सीधे तौर पे एग्जाम में पूछा गया है, आज सीधे तौर पे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसी संदर्भ में, है ना। तो 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस में कार्यरत ब्रिटिश नौकरशाह सर विलियम हट करजन वाइली की हत्या कर दी। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, इस संस्था की इन गतिविधियों को आपको ध्यान रखना है और उसको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो 1905 में लंदन में स्थापित हुआ। अगर आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी बनाए होंगे तो आप ये सब देख रहे होंगे, ये सब चीज हुआ है। ठीक है, मतलब ये सब पूछा हुआ सवाल है, पूछा गया है। तो 1905 में लंदन में संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा, उद्देश्य भारतीय छात्रों को क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ने का प्रयास। पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक पत्रिका निकलती थी। सदस्य विनायक दामोदर सावरकर और लाला हरदयाल थे।
कर्जन वाइली की हत्या 1909 में इसी संस्था के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने कर दिया था। ठीक है, मदन लाल धिंगरा के द्वारा इसका कर दिया गया था। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। और जिसकी हत्या की गई थी उसका पूरा नाम था सर विलियम हट कर्जन वाइली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी हत्या के बाद क्या हुआ कि लंदन में बहुत ज्यादा क्रांतिकारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई, और क्रांतिकारियों पर निगरानी बढ़ा देने का परिणाम यह हुआ कि इसके बाद कोई बहुत बड़े घटना को अंजाम इंडिया हाउस नहीं दे पाया। ठीक है, इसके बाद कोई बहुत बड़े घटना को अंजाम इंडिया हाउस नहीं दे पाया था, तो इसलिए यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज के अंतर्गत जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये संस्था स्थापित हुई थी। और ये संस्था कहां पे स्थापित हुई थी? तो ये संस्था जो है ये संस्था स्थापित हुई थी कहां पर? तो ये संस्था स्थापित हुई थी लंदन में। ओके, चलिए आओ आगे चलते हैं, फ्रांस चलते हैं। चलो आ जाओ। फ्रांस नहीं चलना है लाडलो, फ्रांस नहीं चलना है, फ्रांस में हुए गतिविधियों को समझते हैं कि फ्रांस में फिर क्या हुआ। तो आ जाओ फ्रांस चलते हैं। चलो चलो फ्रांस आ जाओ। फ्रांस में क्या हुआ था भाई? तो फ्रांस में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो फ्रांस में क्या घटना घटी थी? तो लिखेंगे लेंगे मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, नोट कर लो। मैडम भीकाजी कामा फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाली एक महत्वपूर्ण महिला थी। मैडम भीकाजी कामा फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाली महत्वपूर्ण महिला थी। ठीक है, अब देखिए मैडम भीकाजी कामा ये थी कहां की? पहले तो आप ये देखिए, कहीं अगर आपसे पूछ ले इनका सामान्य परिचय कि मैडम भीकाजी कामा कहां की थी, तो पहला बात तो ये भारत की ही थी। और भारत में कहां? तो भारत में ये गुजरात की थी। ध्यान रखना, मैडम भीकाजी कामा भारत में गुजरात की थी। और गुजरात की एक पारसी महिला थी। क्या थी? गुजरात की एक पारसी महिला, है ना? गुजरात की एक पारसी महिला थी। ठीक है, ये गुजरात की एक पारसी महिला थी। ओके, नोट कर लो, गुजरात की एक पारसी महिला। ओके, गुजरात की एक पारसी महिला। और इन्होंने पेरिस और जिनेवा से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने पेरिस और जिनेवा, इसको जिनेवा भी कहा जाता है, तो इन क्षेत्रों से इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया था। ओके, ठीक है, इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यान रखना, नोट कर लो, इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या की थी? पेरिस इंडिया सोसाइटी। नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, नोट कर लो, देख लेना, इसलिए नोट कर लो और याद कर लो।
पेरिस इंडिया सोसाइटी, और एग्जाम हॉल में जाकर के तहलका मचा करके आ जाओ, है ना। पेरिस इंडिया सोसाइटी, ठीक है। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। पेरिस इंडिया सोसाइटी की फाउंडर कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। नोट कर लो, पेरिस इंडिया सोसाइटी का फाउंडर मैडम भीकाजी कामा। ओके। लेकिन किसके सहायता से इन्होंने किया था? किसकी सहायता से स्थापना की थी? तो लिखेंगे मंचेर शाह बुर्जोरजी। मंचेर शाह बुर्जरोजी सहायता, सहायक कौन थे जिनके सहायकता और कोऑपरेशन से स्थापना हुआ था? मंचेर शाह बुर्जरोजी, मर्चेंट शाह बुर्जरोजी गोदरेज, ठीक है। मंचेर शाह बुर्जरोजी गोदरेज, मंचेर शाह बुर्जरोजी गोदरेज, ठीक है। मंचेर शाह बुर्जरोजी गोदरेज और एस आर राणा की सहायता से, और एस आर राणा और एस आर राणा की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। चलो नोट कर लो, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने किया था। कहां पर? पेरिस में ही किया था, ध्यान रखना, ठीक है। 1905 में ही स्थापित हुआ था जी, और 1905 में ही स्थापित हुआ था। मंचेर शाह बुर्जरोजी गोदरेज और एस आर राणा, मंचेर शाह बुर्जरोजी गोदरेज और एस आर राणा ने की सहायता से यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और यह इंडिया होम रूल सोसाइटी की एक शाखा के रूप में काम करता था। नोट करके लिख लो, इंडिया होम रूल सोसाइटी के एक शाखा के रूप में काम करता था। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी की एक शाखा, ओके, मतलब एक ब्रांच के तौर पर। ये वही इंडिया होम रूल सोसाइटी जो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया, जो इंडिया हाउस के नाम से जाना गया, उसी के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की एक शाखा, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी की एक शाखा के रूप में कार्य करता था। ओके। और देखिए, जैसे इंडिया हाउस संस्था जो थी, इंडिया हाउस संस्था के द्वारा क्या किया जाता था? इंडिया हाउस संस्था जो थी, आपको पता है कि इंडिया हाउस संस्था जो है वो इंडिया सोशलोजिस्ट नामक एक पत्रिका निकालती थी, है ना। तो इस संस्था ने भी एक पत्रिका निकाला। ये पेरिस इंडिया सोसाइटी जो है, इस संस्था ने भी एक पत्रिका निकाला, उसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है। इसने भी एक पत्रिका निकाला, वंदे मातरम। आपसे पूछा सकता है कि संस्था के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? तो इस संस्था के द्वारा वंदे मातरम, कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? कौन सी पत्रिका निकाली गई थी इसके द्वारा? तो इसके द्वारा निकाली गई थी वंदे मातरम ना। वंदे मातरम प्रकाशित की, ठीक है।
और ये वंदे मातरम पत्रिका इस संस्था के द्वारा निकाली जाती थी। और 10 सितंबर 1909 10 सितंबर 1909 को लाला हरदयाल 10 सितंबर 1909 को लाला हरदयाल ने अपना पहला लेख इसमें प्रकाशित किया था। अपना पहला लेख इसमें प्रकाशित किया था। 10 सितंबर 1909 को लाला हरदयाल ने इसमें अपना पहला अंक प्रकाशित किया था। लाला हरदयाल ने इसमें अपना पहला अंक प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रकाशित किया था। 10 सितंबर 1909 को लाला हरदयाल ने इसमें अपना पहला अंक प्रकाशित किया था। और एक पत्रिका और निकाली गई थी, नाम लिख लीजिएगा, तलवार। इसका नाम क्या था? तलवार। तो तलवार पत्रिका किसकी थी भाई? तलवार तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तलवार पत्रिका जो थी, नोट करके लिख लेना, यह पत्रिका किसकी थी? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की पत्रिका थी। ठीक है, ठीक है, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की क्रांतिकारी पत्रिका थी तलवार। ओके, तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की क्रांतिकारी पत्रिका थी तलवार। ठीक है, और इस तलवार को निकालने के लिए जो पैसों का अरेंजमेंट हुआ था, जो पैसा को ये किया गया था, वो किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। तलवार को नामक पत्रिका निकालने के लिए जो फंड जोड़ी था, उस फंड का अरेंजमेंट किसने किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, तलवार के लिए जो फंड अरेंजमेंट करना था, वो मैडम भीकाजी कामा ने किया था। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की यह पत्रिका थी। और यह पत्रिका किसके सम्मान में निकाली गई थी? नोट कर लो, नहीं मिलेगा कहीं। बार बार बोलते हैं नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा। याद रखना, एग्जाम में यहीं से छपेगा, यहीं से फंसेगा। तो ये किसके सम्मान में निकाला गया था? ये निकाला गया था मदन लाल धिंगरा के सम्मान में। ये किसके सम्मान में निकाला गया था? मदन लाल ढींगरा के सम्मान में निकाला गया था। वही मदन लाल ढींगरा जिन्होंने 1909 में लंदन में कर्नल वाइली की हत्या कर दी थी और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई थी। तो इन्हीं मदन लाल ढींगरा के सम्मान में तलवार नामक पत्रिका निकाली गई थी। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने निकाला था और इसको निकालने के लिए, प्रकाशित करने के लिए जो आर्थिक आवश्यकता थी, उसका अरेंजमेंट मैडम भीकाजी कामा ने किया था। ओके, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ऐप है, इस पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, तो नोट कर लो, सारा चीज नोट करो, है ना, सारा चीज नोट करो।
नेक्स्ट, प्रथम भारतीय ध्वज फहराना। प्रथम भारतीय ध्वज फहराना। चलिए, तो प्रथम भारतीय ध्वज कब फहराया गया था? और किसने फहराया था? आइए, तो प्रथम भारतीय ध्वज जो है ये कब फहराया गया था? 3 अगस्त 1907 को। कब? 3 अगस्त 3 अगस्त 1907 प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 3 अगस्त 1907 को। कहां पर? सात को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में। जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट जो है, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में कहां पे फैलाया गया था? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया था 3 अगस्त 1907 को। और ये किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा। किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा। ओके, ये कब? तो 1907 में, 1907 में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में लेंगे। इस ध्वज की रचना मैडम कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इस ध्वज की रचना मैडम कामा, मतलब ध्वज की रचना किसने किसने की थी? तो मैडम भीकाजी कामा ने की थी और सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा, और श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। भीकाजी कामा,
सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी? चलो, इसमें ये ध्वज कैसा था? ये जो ध्वज 3 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, कि ये कैसा था? इसमें केसरिया पट्टी पर 8 कमल और हिंदी में मातरम लिखा हुआ था। नोट कर लो, नोट कर लो लाडलो, नहीं मिलेगा कहीं। बार बार कह रहे हैं एग्जाम देके आओगे, नोट किए नहीं रहोगे, याद नहीं रहेगा तो बड़ा पछताओगे। इसलिए पछताना नहीं है, जब बताया जा रहा है तो इसको नोट कर लेना है, इसको याद करना है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। समुंदर से मोती चुन करके लाए हैं आपके लिए, ताकि इन मोतियों का माला बन सके और आप इससे सुशोभित हो सके। ठीक है ना? तो इसलिए आप इसको जरूर यहां पर ये करिए, इसको मेंशन करिए और इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो चलिए, तो यहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन सभी लोगों ने मिल करके क्या किया था? तो ध्वज को तैयार किया था। ठीक है? ध्वज को तैयार इनके द्वारा किया गया था। ठीक है? इसमें केसरिया पट्टी पर 8 कमल, है ना? केसरिया पट्टी पर 8 कमल और हिंदी में मातरम लिखा हुआ था। ठीक है? लिख लेंगे, इसमें केसरिया पट्टी पर 8 कमल और हिंदी में मातरम लिखा हुआ था। केसरिया पट्टी पर 8 कमल, ठीक है? केसरिया पट्टी पर 8 कमल बना हुआ था और उसमें वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम, है ना? उसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम। ओके, इस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। और नोट करके एक बात और लिखो कि यह ध्वज वर्तमान में पूना के मराठा और केसरी पुस्तकालय में प्रदर्शित है। यह ध्वज आज भी है। यह ध्वज, यह जो ध्वज है ये आज भी है। तो ये ध्वज कहां पर है? तो ये ध्वज कहां पर है? पूना में। कहां पर? पूना में। पूना में कहां? तो मराठा और केसरी, है ना? मराठा और केसरी, पूना में मराठा और केसरी नाम के जो पुस्तकालय हैं, इस पुस्तकालय में आज भी ये ध्वज प्रदर्शित है। वहां जाकर के आप इस ध्वज को देख सकते हैं, जो ध्वज 3 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था, इंटरनेशनल सोशलिस्ट के सम्मेलन में, जहां पर इस ध्वज को तैयार किया था मैडम कामा ने, सावरकर ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और यह ध्वज वर्तमान में पूना के मराठा और केसरी पुस्तकालय में प्रदर्शित है। मराठा, जो आपको पता है कि मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी और केसरी भी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। इन दोनों पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले चीज को देखते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि मैडम कामा ने सोशलिस्ट पार्टी और पेरिस में निर्वासित रूसी समाजवादियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे। रूसी समाजवादियों के साथ ठीक है, घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि मैडम कामा ने सोशलिस्ट पार्टी
और पेरिस में निर्वासित रूसी समाजवादियों के साथ संबंध बनाए रखे थे, जिसके वजह से क्रांति का विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली थी। ओके, चलो एक बात और लिख लो, और इंपॉर्टेंट बात लिख लो कि मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों का मां कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा को, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों का मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों का की मां कहा जाता है ना, मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरिस्ट, ठीक है, मैडम ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरिस्ट, ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। ओके, चलो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित अभी तक बस आप इतना जानते होंगे, इतना बताया जाता था कि इन्होंने झंडा फहराया था, लेकिन झंडा कैसा था, झंडा क्या था, झंडे में क्या लिखा हुआ था, अभी वर्तमान में झंडा कहां मिलेगा, ये सब कुछ मैंने अभी आज के क्लास में आपको बताया है, समंदर से मोती चुन के लाया है, ताकि हमारे एमएसजेडी के जो छात्र हैं इस बार पीटी में गर्दा मचा देंगे। इस बार के पीटी एग्जामिनेशन में इतिहास में 40 में 40, इतिहास में 40 में 40, इतिहास में प्रश्न गलत करने का मतलब हुआ कि आप पाप करेंगे। पाप मत करिएगा ना, पाप करने से बचिएगा, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो आगे आते हैं। तो ये फ्रांस की बात थी, ये सारा चीज फ्रांस से कनेक्टेड था, जो फ्रांस में सब कुछ हुआ। अब आगे आ जाओ, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे देश। लंदन घुमाए, लंदन से फ्रांस घूम लिए, अब चलिए जर्मनी चलते हैं घूमने, कि जर्मनी में क्या क्या हुआ था। चलो, चलो आ जाओ जर्मनी। जर्मनी में क्या हुआ, चलो आ जाओ। तो लिखेंगे जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बर्लिन था। जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र था वो कहां था? बर्लिन। जर्मनी में ये भारतीय जो क्रांतिकारियों का केंद्र था वो कहां था? बर्लिन में था, क्योंकि बर्लिन में एक संस्था इन्होंने बनाई थी। बर्लिन में एक संस्था बनी थी, उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता समिति, इंडिया इंडिपेंडेंस कमिटी, ठीक है। बर्लिन में एक संस्था बनी थी, भारतीय स्वतंत्रता समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति। बर्लिन में एक संस्था बनी थी, भारतीय स्वतंत्रता समिति, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता समिति। उद्देश्य क्या था? स्वशासन प्राप्त करना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वशासन प्राप्त करना, स्वशासन प्राप्त करना। उद्देश्य लिखो, स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है। स्वशासन मतलब अपना शासन, अंग्रेजों को भगाना, और स्वशासन प्राप्त करना, यह उद्देश्य था, ठीक है। चलिए,
तो अब आप देखेंगे कि ये भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता था, ध्यान रखना। भारतीय स्वतंत्रता समिति यानी इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी वाज ऑल्सो नो एज बर्लिन कमिटी, इसको बर्लिन समिति भी कहा जाता था, नोट कर लेना, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता था, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? बर्लिन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। अब आप ध्यान देना, जर्मनी की बात है, 1915 वैसा समय है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, ठीक है। 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और 14 से स्टार्ट होकर के चला था कब तक? 18 तक। तो आपको पता है कि जर्मनी जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में, दोनों ही वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, और हम पर शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन ही कर रहा था। इसलिए जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में भी और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में भी दोनों ही टाइम हमारा सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का मित्र होता है। ये आप पढ़े होंगे फिलॉसफी में, आप इसको समझिए, है ना। दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का मित्र होता है। तो हमारा दुश्मन भी ब्रिटेन था, आप जर्मनी का दुश्मन भी ब्रिटेन था, तो दोनों का दुश्मन एक ही था। तो दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का मित्र होता है ना। तो हम और जर्मनी इसी प्रकार से, यानी कि भारत और जर्मनी इसी वजह से एक हो गया। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी देखिए कि बर्लिन कमेटी कहां बन रही है? बर्लिन कमेटी जर्मनी में बन रही है। आज सेकेंड वर्ल्ड वार में भी आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में सुभाष चंद्र बोस को जो सहयोग मिलेगा, वो सुभाष चंद्र बोस को सहयोग कहां से मिलेगा? सुभाष चंद्र बोस को बहुत सारा जो सहयोग है वो सहयोग मिलेगा जर्मनी से, जापान से, इटली से। ये सारे वो देश है जो अंग्रेजों के खिलाफ थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ थे वो भारत के साथ थे, ठीक है। तो 1915 में बर्लिन समिति की स्थापना हुई थी। ओके, बर्लिन कमेटी कब बनी थी? 1915 में बनी थी। तो बर्लिन कमेटी 1915 में बनी थी, ठीक है। संस्थापक लिखेंगे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय संस्थापक, फाउंडर मेंबर। बर्लिन कमेटी को किसने स्थापित किया था? तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल, इत्यादि। तो इन लोगों ने बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, उद्देश्य क्या था? ये सब लोग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे विदेशों में बसे भारतीय लोगों को एकत्रित कर उन्हें स्वयंसेवक हथियार और गोला बारूद भेजकर भारतीय क्षेत्र को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सैनिक द्वारा सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करना। ठीक है। तो उद्देश्य विदेश में बसे भारतीय लोगों को एकत्रित करना था,
उन्हें स्वयंसेवक हथियार और गोला बारूद भेज करके इस बात के लिए जागृत करना था कि आप भारत की इंडिपेंडेंसी के लिए लड़िए, भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़िए, ठीक है, भारत को इंडिपेंडेंट कराइए। इस संदर्भ में ये बेसिकली हो रहा था। ओके, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, नेक्स्ट, चलिए आगे लिखेंगे कि इसी संस्था के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसी संस्था के द्वारा अंतरिम सरकार, एंट्रिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ओके, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो लिखेंगे कि क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह की सहायता से, क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह की सहायता से एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन करने के लिए, क्राउन प्रिंस अमानुल्लाह की सहायता से एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन करने के लिए समिति ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह, समिति ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह और उबैदुल्लाह सिंधी, नाम लिखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उबैदुल्लाह सिंधी, उबैदुल्लाह सिंधी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उबैदुल्लाह सिंधी और बरकतुल्लाह, बरकतुल्लाह के नेतृत्व में, काबुल में मिशन भेजा गया था। कहां भेजा गया था मिशन? मिशन भेजा गया था काबुल में। काबुल में, है ना, काबुल में मिशन भेजा गया था। ठीक है, इसके साथ ही भारतीय सैनिकों और भारतीय युद्ध बंदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय सैनिकों और भारतीय युद्ध बंदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्होंने बगदाद, फारस और तुर्की और काबुल, बगदाद, फारस, तुर्की
और अन्य देशों में अभियान भेजे। और इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने में तलवार नामक पत्रिका का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तलवार नामक पत्रिका का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ओके, चलिए, तो ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा था, ये सब कुछ जो हुआ, ये सारी चीजें मुख्य तौर पे कहां हुई? तो ये सारी चीजें मुख्य तौर पे आपको हुई जर्मनी में। ये हम लोग देख रहे थे जर्मनी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो हुई वो कहां हुई? जर्मनी के अंदर में हुई थी। ओके, चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए, सिंगापुर। अगले देश चलते हैं, सिंगापुर। कि सिंगापुर में क्या हुआ था? ठीक है, सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी एक विद्रोह हुआ था 1915 में। ठीक है, इसको कहते हैं सिंगापुर विद्रोह। ठीक है, सिंगापुर विद्रोह हुआ था कब? 1915 में। ठीक है, 1915 में सिंगापुर में भी विद्रोह हुआ था। ओके, ये कहां हुआ था? तो ये हुआ था 15 फरवरी को, है ना। ये सिंगापुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 फरवरी 1915 को। 15 फरवरी 1915 को ये उस समय हुआ था जब चीनी नववर्ष की छुट्टियां चल रही थी, है ना। चीनी नववर्ष, चीन के लिए नया साल था, तो चीनी नववर्ष की छुट्टियां चल रही थी। चीनी नववर्ष की छुट्टियों के दौरान, है ना, चीनी नववर्ष की छुट्टियों के दौरान यह घटना घटी थी, सिंगापुर विद्रोह 15 फरवरी 1915। ठीक है, तो कहां पे घटी थी? सिंगापुर के अलेक्जेंड्रा बैरक में। ओके, सिंगापुर के अलेक्जेंड्रा बैरक में यह घटना कहां घटी थी? सिंगापुर के अलेक्जेंड्रा बैरक में। ओके, सिंगापुर के अलेक्जेंड्रा बैरक में। नोट कर लेना, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, है ना। सागर से मोती चुन के लाया हूं आपके लिए। ये कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। बुक्स में भी इतने इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं, और जो होता है वो सबको लगभग लगभग पता होता है। ये आपके लिए स्पेशल चुन के लाया हूं, जिससे कि एग्जाम में अगर टफ प्रश्न भी बने तो आपको इसमें कोई दिक्कत और कोई समस्या न हो। तो सिंगापुर के अलेक्जेंड्रा बैरक में यह घटना घटी थी। ओके,
तो और ये विद्रोह किसने किया था? तो पांचवी लाइट इन्फेंट्री के सेना ने। नोट कर लेना, ये विद्रोह किसने किया था? पांचवी लाइट इन्फेंट्री। पांचवी लाइट इन्फेंट्री की सेना ने। यह विद्रोह किसने किया था? पांचवी लाइट इन्फेंट्री की सेना ने, है ना। पांचवी लाइट इन्फेंट्री की सेना ने यह विद्रोह किया था। पांचवी लाइट इन्फेंट्री की सेना, यह कौन सी सेना थी? यह भारतीय सेना थी, ठीक है। इसमें भारतीय लोग थे और सब के सब कौन थे? मुस्लिम थे। ये पूरे के पूरे कौन थे? भारतीय लोग थे और सब के सब क्या थे? मुस्लिम थे, ठीक है। इस बैरक में सब के सब मुस्लिम थे और ये भारतीय सेना थी, भारतीय लोगों से बनी थी। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। और ये विद्रोह भी पूरी तरह से क्यों हुआ था? तो यह विद्रोह पूरी तरह से इसलिए हुआ था ताकि ब्रिटेन को क्या किया जाए? क्षति पहुंचाया जा सके। ब्रिटेन को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाया जा सके, इसके लिए यह विद्रोह हुआ था। और इसमें तमाम ये कहा जाता है कि यह जो विद्रोह हुआ था ये 3 बजे हुआ था, है ना। इस विद्रोह की जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग क्या थी? तो यह विद्रोह जो किया गया था यह दोपहर के करीब 3 बजे किया गया था, जब सारे ब्रिटिश अधिकारी आराम कर रहे थे या फिर समुद्र तट पे अपना समय बिता रहे थे। तो उसे दरमियान यह हुआ, घटना का खबर धीरे धीरे पहुंचा। तब तक बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की जा चुकी थी, ठीक है। जो जहां पकड़ाया वहीं पे उनके हमला हुआ। उस समय सिंगापुर में एक सिटी थी चाइना टाउन। चाइना टाउन में सबसे ज्यादा जो है वो यहां पर घटना घटा था और चाइना टाउन में सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षति चाइना टाउन में पहुंचाई गई थी और ये पूरी क्षति भारतीय सैनिकों ने पहुंचाई थी ताकि अंग्रेज किसी भी प्रकार से भारत को स्वशासन दे दे। चलिए, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां तक इसको ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बातचीत करेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही है, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे आगे क्या है और किस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आपको पूरी समझ में आ गई होंगी और आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है और किस तरीके से है। तो इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।
जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन को हम लोग गंतव्य तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और आपको क्लास अच्छा लगा तो ऐप पे जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा और ये सारी जानकारियां कैसे लगी, कितनी बढ़िया लगी। फिर हम लोग आगे बात करेंगे और आगे इसको और आगे लेकर के जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो भी आपको प्रश्न बनना होगा क्रांतिकारी आंदोलन से वो यहीं से बनेगा, इसलिए ज्यादा आपको तनाव टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।